हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए CBT एग्ज़ाम के लिए DC मोटर के इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये निम्मी के MCQs को छोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि निम्मी के क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी पढ़ना है, क्योंकि अब देखा गया है कि जो आपका CBT एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कुछ नए नए क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको नए क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक DC मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदलकर, आर्मेचर टर्मिनल बदलकर, फील्ड टर्मिनल बदलकर। तो देखिए, जो रोटेशन होता है बेटा, DC मोटर का जो रोटेशन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो आर्मेचर के टर्मिनल आप बदल दीजिए या आप फील्ड के टर्मिनल को बदल देंगे तो रोटेशन की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो बेटा इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल बदलकर। ठीक है, अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि DC मोटर में, ठीक है, DC मोटर में EB मतलब होता है बैक EMF, ठीक है, बैक EMF, और इसको हम लोग काउंटर EMF भी बोलते हैं। किसके अनुपातिक होता है, फ्लक्स के, स्पीड के, आर्मेचर कंडक्टर के, सभी के। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप तभी सही से कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पर चलो हम लोग बताते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं बेटा कि जो बैक EMF होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई ZPN/60। ठीक है, इसमें क्या होता है, EB आपका बैक EMF, ठीक है, फ्लक्स F आपका क्या है, पाई आपका क्या है, फ्लक्स है, Z क्या है, कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर, P क्या है, पोल्स है, N क्या है, स्पीड है, और ये क्या है आपका समांतर। ठीक, तो कभी कभी आपसे बैक EMF का फॉर्मूला भी पूछ लेता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये जो आपका ZP/60 है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हटाएंगे तो हो जाएगा पाई N। ठीक, तो यहाँ से अगर हम इसको यहाँ ले आते हैं तो N इसके टाइम्स EB/पाई हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपको दो रिलेशन मिलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक EMF और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा आपका स्पीड। ठीक है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका स्पीड, स्पीड के अनुपातिक होता है। नोट करिएगा। अब बच्चों देखिए, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि
डीसी मोटर में ताम हानियाँ किसके अनुपातिक होती हैं? भार धारा के 1/, भार धारा के स्क्वायर के, भार धारा के स्क्वायर के 9। देखिए जो आपकी कॉपर लॉसेज होती है, ताम हानियाँ होती है, ये क्या होती है? वेरिएबल लॉसेज होती है। क्या होती है? वेरिएबल लॉसेज। ठीक, डिपेंड्स ऑन लोड, लोड पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन लोड, डिपेंड्स ऑन लोड, लोड पे डिपेंड करती है। ठीक, और इनका फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर लॉसेस बराबर I²R। ठीक, तो यहाँ से हम रिलेशन निकालें तो कॉपर लॉसेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉपर लॉसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे भार धारा के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ओके। और जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं, ये बेटा फिक्स्ड लॉसेस होती है। क्या होती है? फिक्स्ड लॉसेस। ये दो प्रकार की होती हैं, एडी करंट और हिस्टेरेसिस। इसका फॉर्मूला होता है WH = KH Bmax की पावर 1.6 FV, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा W = KE Bmax² F² T² V। ठीक, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? लैमिनेशन करते हैं, और इसको करने के लिए कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए आपको। अब देखिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि किस मोटर को निर्भर स्टार्ट करना चाहिए, मतलब बिना लोड के किस मोटर को स्टार्ट करना चाहिए? सीरीज मोटर को, शंट मोटर को, कंपाउंड मोटर को और नन को। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपकी शंट मोटर होती है, इसको नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, इसको नो लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? सन। अच्छा, इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है, स्पीड रेगुलेशन, इसका क्या होता है? बेस्ट होता है। इसका स्पीड रेगुलेशन बेटा क्या होता है? बेस्ट होता है। मतलब ये लगभग कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, कांस्टेंट स्पीड में। और जिसमें टार्क होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट होता है। अब बात करते हैं किस, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा कि किस मोटर को बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये तो स्टार्ट करना है आपको बिना लोड के। अब पूछ लेगा कि कभी कभी कि किस मोटर को हमें बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना। ठीक, तो जो आपकी जो सीरीज मोटर होती है, ठीक, इसको बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। विदाउट लोड, विदाउट लोड
डज नॉट स्टार्ट, डज नॉट स्टार्ट मतलब बिना लोड के इनको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। अगर हम इसको बिना लोड के स्टार्ट करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, अनंत होगी। अनंत होने के कारण क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, फाउंडेशन को उखाड़ देगा, वाइंडिंग जल सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और जो इसका स्पीड रेगुलेशन होता है, स्पीड रेगुलेशन वो क्या होता है, पुअरेस्ट होता है, पुअरेस्ट है। और जो इसका जो टार्क होता है सबसे हाई होता है, इसका जो टार्क होता है वो आई आर्मेचर स्क्वायर करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हमने बताई है, नोट कर लीजिए इसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किस मोटर के साथ करना चाहिए? सीरीज मोटर के साथ करना चाहिए, शंट मोटर के साथ करना चाहिए, कंपाउंड मोटर के साथ करना चाहिए, शंट और कंपाउंड दोनों मोटर के साथ करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए सीरीज मोटर का प्रयोग के साथ हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट जो स्टार्टर होगा वो होगा आपका सीरीज मोटर के साथ, ठीक। और इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। इनका प्रयोग शंट और कंपाउंड के साथ करते हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, शंट और कंपाउंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आर्मेचर में विकसित शक्ति होती है। देखिए कौन क्या है समझ लीजिए पहले। बी आपका सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। आई आपकी लोड करंट है, ईपी आपका बैक ईएमएफ, इसको काउंटर ईएमएफ बोलते हैं, काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं इसको। आइए क्या आपकी आर्मेचर करंट, ठीक। अब कह रहा है कि आर्मेचर में तो पावर इन आर्मेचर ये होगी ईबी इंटू आई। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईबी इंटू आई जो है आर्मेचर में विकसित शक्ति, और आउटपुट पावर आपकी क्या होगी,
V इंटू आई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी मोटर के द्वारा अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होगी जब बैक ईएमएफ 2V के बराबर हो, ईबी का मान जब सप्लाई वोल्टेज का आधा हो, ईबी का मान जब सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो। तो देखिए ये मैक्सिमम ये आंसर होगा। इसमें क्या होगा, ईबी इक्वल टू वी बाई टू। ये किसके लिए होता है, ये आपका डीसी मोटर के लिए होता है। और ईबी बाई टू वी ये आपका डीसी जनरेटर के लिए। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के लिए वोल्टा समीकरण होगा Eb इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए, ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, ईबी इक्वल टू वी इंटू आई ए। चलिए निकाल लेते हैं। निकालने में विश्वास रखिए। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका नीचे हो गया, ठीक, प्लस माइनस ये होगा आपका ईबी, ये आपका आगे हो गया, और यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका वोल्टेज। ठीक, अब इसमें करंट आपकी आएगी आर्मेचर करंट। तो करंट आपकी ये मानिए करंट आपकी। ठीक, तो लगाइए केवीएल। तो जब केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इंडिया हो जाएगा ईबी, ठीक है, प्लस ये आर हो जाएगा, प्लस ये ऐसे इंटर कर रहे हैं करंट आपके ऐसे, तो माइनस का बी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका ईबी इक्वल टू बी माइनस आई ए, ये हो जाएगा आपका समीकरण। ठीक है, ठीक है, ये आपका किसके लिए हो गया, ये डीसी मोटर के लिए हो गया। और डीसी जनरेटर के लिए क्या होगा, डीसी जनरेटर का भी पूछ लेता है। तो डीसी जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा, ईबी इक्वल टू, यहाँ पे ईजी मान लेते हैं, ये हो जाएगा वी प्लस आई ए आर ए। अगर यहाँ से आर्मेचर करंट निकाले तो क्या हो जाएगा, V माइनस ई बी अपॉन आर ए। ये किसके लिए है आपका, मोटर के लिए। अगर हम जनरेटर निकाले तो क्या हो जाएगा, ई जी माइनस बी अपॉन ये आपका जनरेटर। नोट बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन
बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कह रहा है Eg अपॉन Vt दर्शाता है, ठीक है, इफिशियंसी को दर्शाता है, स्पीड रेगुलेशन को दर्शाता है, वोल्टेज रेगुलेशन को दर्शाता है, स्टार्टिंग टॉर्क को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम, ठीक है, कंसिडर, देखिए इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, Eg अपॉन Ia V अपॉन I होता है, ठीक। तो अगर यहाँ दोनों तरफ Ia से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, Ia से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों Ia से मल्टीप्लाई क्यों कर दें, जब Ia से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सीरीज मोटर आपने देखी है, ये आपकी जैसे सीरीज मोटर हो गई, ये हो गई। अब यहाँ पे जो आपकी करंट आएगी, लोड करंट, वही आपकी सीरीज करंट होगी, वही आपकी आर्मेचर करंट होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ia कर दें तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया डीसी सीरीज मोटर के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी, ठीक। अब बात करते हैं स्पीड रेगुलेशन। अगर आपसे पूछ दिया जाए स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे आप स्पीड m0 माइनस NL अपॉन NL इंटू 100, ठीक। m0 क्या है कि नो लोड पे आउटपुट स्पीड, नो लोड पे स्पीड, और ये लोड पे स्पीड होगी, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो VR परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V002 माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100। ये आपका क्या होगा, स्पीड रेगुलेशन हो गया, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। अगर आपसे स्टार्टिंग टॉर्क पूछे तो देखिए सीरीज में क्या होता है और शंट में क्या होता है, सीरीज मोटर में और शंट मोटर में। सीरीज मोटर में जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, Ia के स्क्वायर होता है, और जो शंट होता है उसमें क्या होता है, Ia के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है, जो फाई होता है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। अगर इसका ग्राफ देखेंगे सीरीज का, तो सीरीज का ग्राफ ऐसे मिलता है, ये जाएगा और ये हो जाएगा, और शंट का क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक। नोट कर लीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मोटर का प्रयोग मशीन टूल्स में करते हैं, सीरीज मोटर का, शंट मोटर का, कंपाउंड मोटर का और नल। तो देखिए सबके बारे में जान लेते हैं। ये हो गया अपनी सीरीज मोटर, ये हो गया अपनी शंट मोटर, ठीक, और ये हो गया आपकी कॉम्प्लीट कंपाउंड। देखिए सीरीज मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं बेटा, हॉइस्ट में करेंगे, क्रेन में करेंगे, ट्रैक्शन में करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बेटा वो क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस प्रॉपर्टी के कारण इसका प्रयोग यहाँ इस जगह हम लोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग शंट मोटर। शंट मोटर मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, लगभग कांस्टेंट होगी, ठीक है, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी
तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लेथ मशीन में करेंगे, लेथ मशीन में करेंगे। और कहाँ करेंगे? आप केंद्रीय पंप में करेंगे, आप केंद्रीय पंप, इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। कहाँ करेंगे? मशीन टूल्स में करेंगे। और कहाँ करेंगे? लेथ मशीन में, मशीन टूल्स में करेंगे। ठीक, तो एक मोस्टली इस जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें जो टार्क होता है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट, फ्लक्स इज कांस्टेंट। अब आते हैं कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग हम लोग लिफ्ट में करते हैं। लिफ्ट को लिफ्ट में करते हैं। लिफ्ट को एलिवेटर्स भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? एलिवेटर्स। ठीक, एक ही बात है, तो नोट कर लीजिए। अब चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग के समय ईबी का मान होगा, मतलब जब मोटर आपकी स्टार्टिंग होने वाली है तो पूछा ईबी का मान क्या होगा, बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? 0 होगा, लो होगा, मैक्सिमम होगा, नहीं होगा। तो देखिए स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान क्या होगा? 0 होगा। स्टार्टिंग के समय जो आपका बैक ईएमएफ है इसका मान क्या होगा? 0 होगा। बैक ईएमएफ जो होता है आपका एसी होता है, मतलब आपका जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो एसी होता है। कहाँ होता है? आर्मेचर में होता है। कहाँ होता है? आर्मेचर में होता है। फॉर्मूला क्या है? EB इक्वल टू 5ZPN/60A। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर ईएमएफ। क्या बोलते हैं? काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। काउंटर ईएमएफ भी इसको बोलते हैं। ये क्या काम करता है? गवर्नर का काम करता है। गवर्नर का काम करता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंटरपोल्स का प्रयोग करने का उद्देश्य है, ठीक है, मुख्य क्षेत्र की शक्ति कम करना, मोटर की गति तेज करना, ठीक है, ब्रश पर स्पार्किंग कम करना। देखिए जो आपका इंटरपोल्स होता है, इंटरपोल्स, इसका प्रयोग हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, ठीक, कहाँ होता है? आर्मेचर की सीरीज में करते हैं। आर्मेचर के सीरीज में, ठीक, ओके। ये कहाँ होता है? पोल शू पे स्थापित किया जाता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा?
ब्रश पर स्पार्किंग को कम करता है, ब्रश पर स्पार्किंग को स्पार्किंग कम करना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ब्रश पर स्पार्किंग कम करना। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शेयरिंग मशीनों में किस मोटर का प्रयोग होता है? शंट मोटर का, सीरीज का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। देखिए शंट का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ होता है, मैं बताया था आपको। अब केंद्रीय पंप में करेंगे, अब केंद्रीय पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसे बोलते हैं, लेथ मशीन में करेंगे, मशीन टूल्स में करेंगे। इन सब जगह जो है हम लोग शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। सीरीज का कहाँ करेंगे? क्रेन्स में करेंगे, हॉइस्ट में करेंगे, लोकोमोटिव में करेंगे, और कहाँ करेंगे? ठीक। कॉम्युलेटिव का प्रयोग करेंगे हम शेयरिंग मशीन्स में, शेयरिंग मशीन्स, फ्लाई व्हील में करेंगे, फ्लाई व्हील में करेंगे, और एलिवेटर्स, लिफ्ट में करेंगे, और इसका कोई यूज नहीं होता। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा? कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी के कड़ी में डीसी मोटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा देखें। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है। यहाँ पे एक आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि ये कौन सी कंट्रोलिंग मेथड है। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है, फील्ड डाइवर्टर मेथड है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक हमने रियोस्टेट लगा दिया गया। ठीक, क्या लगा दिया हमने? एक रियोस्टेट लगा दिया। ठीक, वो किसके पैरेलल में? आपके आर्मेचर के। तो ये कौन सा मेथड है बेटा? तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा इसमें आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ये क्या आपका? आर्मेचर डाइवर्टर ये आपका क्या है? आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। इस मेथड में क्या क्या होता है?
इसमें क्या हो जाएगी, ये जो मेथड होगा इसमें क्या होगा, सामान्य गति से कम गति प्राप्त होती है। ठीक है, सामान्य से कम गति प्राप्त इस मेथड में होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, इसमें क्या होती है, शक्ति खपत ज्यादा होती है, शक्ति खपत ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, शक्ति खपत ज्यादा होती है। ठीक, अब इसके बाद कुछ और मेथड्स हैं। आर्मेचर कंट्रोल में क्या होगा, ये तो आपका आर्मेचर डायवर्टर मेथड हो गया। अगर हमसे कहा है कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या होगा, ठीक है, तो आर्मेचर कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक, चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। ये बच्चों आपका आर्मेचर डायवर्टर मेथड है, ये आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड है। ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे हमने एक क्या कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें आर्मेचर ड्रॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगी, स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा है कि ईबी इज डायरेक्टली प्रूफ, ये पढ़ा आपने। ठीक है, और यहाँ पे जो ईबी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी माइनस आई ए आर ए होती है, अपॉन 5 होगा। ठीक है, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, या कह सकते हैं कि एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई ए आर ए। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, इस रेजिस्टेंस की सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस आई इंटू आर ए प्लस आर सी, जिसके कारण क्या होगा बेटा, ये जो आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी, जब वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, हमको इसमें भी क्या होगा, समान गति से कम गति प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें भी क्या होती है, हमको जो गति प्राप्त होती है बेटा, वो क्या होती है, समान गति से कम गति प्राप्त होती है। अब इसके बाद आता है आपका फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होगा कि हमको फील्ड को कंट्रोल करना है, मतलब फ्लक्स को कंट्रोल करना है। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये है आपका। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे हटा देंगे। ये आपका आर्मेचर कंट्रोल था, अब हम फील्ड कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक, और क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लगा देंगे फील्ड के सीरीज में, और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका कोई रेजिस्टेंस आरसी, और ये आपका आर एस एच। तो अब क्या हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई एस एच आर एस एच। ठीक, ठीक है, तो यहां से हम लोग जानते हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जब हम बढ़ा देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जब बढ़ा देंगे इस फॉर्मूले से, देखिए आप V इक्वल टू आई एस एच आर एस एच, मतलब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा आई एस इंटू क्या हो जाएगा आर एस एच प्लस आर हो जाएगा आर सी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, जिसके कारण क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और इस विधि में क्या होता है बेटा, हमको इस विधि में
समान गति से अधिक की गति प्राप्त होती है। जो आपका फील्ड कंट्रोल मेथड होता है बेटा, उसमें हमको समान गति से अधिक की गति प्राप्त होती है। ठीक, आर्मेचर डायवर्टर मेथड में और आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हमको सामान्य गति से नीचे की गति प्राप्त होती है, या मतलब कह सकते हैं कम गति प्राप्त होती है। और जो आपका ये फील्ड कंट्रोल मेथड है, इसमें हमको जो गति मिलेगी वो समान गति से उच्च गति मिलेगी। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग होता है? N इक्वल टू ई बी बाई 5, N इक्वल टू 5 बाई ई बी, N इक्वल टू ई बी इंटू 5 बाई 120, N इक्वल टू ई बी 5 बाई 16। देखिए हम लोग जानते हैं कि ई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 5 पी एन बाई 60A। ये आपका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या होता है, ZP अपॉन 60A को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है कि EB इज इक्वल टू K टाइम्स 5N हो जाता है। तो यहाँ से आपको स्पीड का N इक्वल टू मिलता है K टाइम्स EB बाई 5। ठीक, ओके। तो यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB और N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। मतलब फ्लक्स जितना कटेगा, फ्लक्स की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतना स्पीड कम होगा। ठीक, और फ्लक्स चाहे जितना, अगर फ्लक्स कम होगा तो स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। और हम लोग जानते हैं, और जितना आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि EB इक्वल टू क्या होता है, V माइनस आई आगे होता है। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिला, एक रिलेशन और मिलता है कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI माइनस IA। ठीक है, तो ये आपके, तो अब इसमें से पूछा फॉर्मूला कौन सा है, तो आपको पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक आपको मोटर का डायग्राम दे दिया गया, सर्किट डायग्राम। ठीक, अब ये पूछा है मोटर का नाम बताइए। ठीक, ठीक है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई अपनी तरफ से कर देते हैं। प्यारा सा, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका बैक ईएमएफ हो गया, और ये आपका आर हो गया। ठीक, और ये हो गया आपका आर ऐसे। ठीक, अब इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया बेटा, क्यों कि तब आपको आसानी समझ में आएगा कौन सी मोटर। ये बेटा देखिए, ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में एक वाइंडिंग लगा दी गई है। ठीक, तो जब आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में कोई वाइंडिंग लगाते हैं तो वो बन जाती है संट। क्या कहलाती है, संट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा संट। कौन सी मोटर बेटा, संट मोटर। ठीक, अच्छा, अब सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर छोटा सा बना देते हैं। ये आपकी क्या हो गई, ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक, यहाँ पे हमने एक वाइंडिंग को लगा दिया कनेक्टर जैसे,
और ये प्लस ये माइनस, ये हो गया आपका RSE, ठीक, प्लस कार्बन माइनस ये आपका ये B हो गया, ये आपका R, यहाँ पे जो वोल्टेज है तो ये बेटा आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी सीरीज मोटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये सीरीज मोटर कहलाएगी। ठीक, इसमें क्या होते हैं, पतले तार यूज किया जाते हैं, पतले तार, और टर्न ज्यादा होते हैं, टर्न मोर टर्न होते हैं। क्या होते हैं, मोर टर्न। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है RSH की, लगभग हम लोग 100 ओम रखते हैं। ठीक है, और ये जो R होता है इसकी वैल्यू लगभग 1 ओम रखी जाती है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा ना हो। ठीक, अच्छा, अब ये जो टर्न है इसकी बात करें तो इसमें लेस टर्न होते हैं। क्या होते हैं, लेस टर्न होते हैं, और क्या होते हैं, मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आपकी मोटर होती है, ये शंट मोटर, इसका वोल्टेज रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन, बेस्ट होता है। क्या होता है, बेस्ट होता है, और इसका स्पीड रेगुलेशन पुअर होता है। ठीक है, इस मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय पंप पे करते हैं। ठीक, इस हमने आपको बताया था। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हॉइस्ट में करते हैं, क्रेन्स में करते हैं। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग जो होता है हम लोग, इसका ये कम्युलेटिव पंप, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फ्लाई व्हील में करते हैं, फ्लाई व्हील में करते हैं। ठीक है, और कहाँ बताया था आपको हमने, फ्लाई व्हील हो गया आपका। ठीक, सीरीज मोटर का प्रयोग क्रेन्स में करते हैं, हॉइस्ट में करते हैं, लोकोमोटिव में करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग लेथ मशीन में, मशीन टूल्स में, और क्या करते हैं, अब केंद्रीय पंप में, इन सभी के संघ का प्रयोग। तो लोग लिख लीजिए इसको। बेटा ये जो मोटर होती है, ठीक, सीरीज मोटर, इसका जो टार्क होता है क्या होता है, मैक्सिमम होना चाहिए। ये क्या होता है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका जो टार्क होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर। इस टार्क की प्रॉपर्टी के कारण इसका प्रयोग हम लोग ट्रैक्शन में करते हैं या लोकोमोटिव में करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दे दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी मोटर है, शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। क्या आपकी शॉर्ट शंट। अब इस फिगर को थोड़ा हम और तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस फिगर को हम कुछ और तरह से बना सकते हैं, जैसे
और ये आपकी सेट हो गई। ये आपका हो गया प्लस, ये आपका हो गया माइनस, ये आपका हो गया वोल्टेज। ठीक, इस मोटर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया RSE। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये आपका बैक ईएमएफ, ये आपका R हो गया, ये आपका हो गया RSH। ठीक है, इसमें से करंट आई कौन सा है, लोड करंट आई, वही करंट आपकी IC होगी। अब इस IC करंट को आपको दो करंट मिल गए, एक आपका ये हो गया आपका आर्मेचर करंट और ये हो जाएगी आपकी शंट करंट। ठीक, ये क्या आपका, ये आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर को इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका A1 A2। ठीक, ये हो गया आपका E1 E2, ये हो गया आपका D1 D2। ठीक, ये तो हो गया आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। अब लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर को भी देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, लॉन्ग शंट में क्या होता है, इसको तो आपने देख लिया जैसे, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, लॉन्ग शंट बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, ठीक है, ये आपका आर्मेचर होगा, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक, और इसी के साथ हमने ये शंट वाइंडिंग लगा दी। ठीक, ये आपका क्या हो गया प्लस माइनस वोल्टेज DC सप्लाई। ठीक, ये आपका हो गया RSE, ये हो गया प्लस माइनस बैक EMF आपका हो गया, ये आपका RA हो गया, ये आपका RSE हो गया, RSH हो गया। अब यहाँ से लोड करंट आई। ठीक, अब इसको दो पाथ मिल गए, तो ये आपकी बन गई आपकी IC बन गई, ये आपकी शंट करंट बन गई। ठीक है, और ये करंट आपकी यहाँ पे आर्मेचर करंट बन गई। ठीक है, ओके, ये आपका क्या है, ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड है। लिख लीजिए, बना लीजिए, समझ लीजिए। आज के लिए इतना बहुत है।